स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही बेसिक थ्योरम है और मतलब जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा तो नेम के थ्योरम से ही जाना जाता है। जितने भी इसमें अभी तक पढ़े हैं उसमें हर थ्योरम का एक नेम है, तो ज़्यादातर नेम के साथ ही हैं कोई भी थ्योरम। तो ज़रूरी नहीं है कि थ्योरम मतलब कि कोई विशेष थ्योरम और यही नाम बोल दिया जाएगा, इसके बेस पर भी आपसे पूछा जा सकता है, खासकर वाइवा में या फिर अगर मान लीजिए अगर रिटन होता तो उसमें भी पूछा जाता, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मान लीजिए एक्स बिलोंग टू यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैं कह दूँ 0,1। अब आप बताओ कि इस फंक्शन का मैक्स क्या होगा। एक सेकंड, मैक्स ऑफ एफ एक्स और x बिलोंग करे कहाँ पर, 0,1 पर। तो अब बताइए कि इसमें मैक्स कितना होगा, और लोग बताइए। वॉइस जा रही है सबके पास? तो बताइए कि इस फंक्शन में मैक्स क्या होगा, इसका मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को देख करके आपको लगेगा कि ये जो यक्स है, यक्स जिस डोमेन पर है वो ओपन इंटरवल है, इसमें एक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि आपने क्या दिमाग लगाया कि चूंकि ये फंक्शन का ग्राफ आपने ट्रेस किया होगा दिमाग में, और 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और चूंकि 1 तो मैं इसमें दिया नहीं हूँ और 0 पर भी ओपन इंटरवल है, तो मैक्स हो या मीन हो इस फंक्शन का, x बिलोंग टू 0,1। ठीक है, इस सिचुएशन में मैक्स या फिर मीन आपको मीन लगेगा 0 होगा, लेकिन ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 0 भी अब्सेंट है और 1 भी अब्सेंट है। यहाँ पर 1 भी नहीं है और यहाँ पर 0 भी नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। मतलब कहेंगे कि 1 और 0 दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं इस इंटरवल में, तो फिर कैसे इस पॉइंट पर मैक्स मीन देंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ओके गुड। तो इस कंडीशन में अगर किसी फंक्शन का किसी डोमेन पर अगर मैक्स मीन चाहिए, तो वो फंक्शन जो भी हो, जब डिफाइन होगा तो खासकर क्लोज्ड पर डिफाइन हो, इस पर डिफाइन हो तो काम चल जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो यहाँ पर मीन भी एफ एक्स का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैक्स भी एफ एक्स का इस कंडीशन में 1 हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो बोल्जानो-वेरस्ट्रास की थ्योरम है, जिसमें कहा जाता है कि कोई फंक्शन, जिसमें कहा जाता है, देखिए बोल्जानो-वेरस्ट्रास, WEIRAS वेरस्ट्रास। ठीक है, बोल्जानो-वेरस्ट्रास का एक थ्योरम है जिसमें ये बताया जाता है कि कोई फंक्शन अगर डिफाइन है, मैं अगर रियल के सेंस में लूँ, ठीक है, खासकर रियल के सेंस में, एक्स बिलोंग करे किसी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज्ड सेट, और एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट का तात्पर्य है कि इसका लिमिट पॉइंट भी इसी के अंदर हो, तो उस कंडीशन में इस फंक्शन का मैक्स एंड मीन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, खासकर क्लोज्ड होने की वजह से, या तो क्लोज्ड इंटरवल हो जाए या तो क्लोज सेट हो जाए।
ठीक है, या यूं कहें, सॉरी, क्लोज्ड ही नहीं हो। एक चीज़ और इसमें जोड़ा गया है, मैं गलत बता दिया, क्लोज्ड और बाउंडेड। एक सेकेंड, यक्स जहाँ पर डिफाइन हो, जिस सेट पर, सपोज करिए ए पर अगर डिफाइन हो रहा है, या फिजिबल सेट मैं कहूँ कैपिटल एफ, एफ क्या है, फिजिबल सेट। अगर ये फिजिबल सेट है तो या तो ये वहाँ तो फिजिबल की बात नहीं है, कोई भी सेट ए पर है और ए क्या है, ए में दो कंडीशन है, एक क्लोज्ड हो जाए एंड दूसरा क्या हो जाए, बाउंडेड। ठीक है, क्लोज्ड और बाउंडेड इन मोर जनरल इसी को बोलते हैं कंपैक्ट। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ों को सोच सकते हैं, कंपैक्ट। तो जनरली जो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट होते हैं हम उसे कंपैक्ट कहते हैं, खासकर आर्यन में, यूक्लिडियन स्पेस में। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन है किसी सेट पर और वो सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, या फिर हम कह सकते हैं कंपैक्ट है, और इन मोर जनरल कंपैक्ट, तो उस सिचुएशन में एफ का जो मीन है, एफ का मिनिमम ऑफ एफ एंड मैक्सिमम ऑफ एफ दोनों एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, कुछ लग रहा है, सही बात है। जैसे कि मैं पिछले में अभी यहाँ पर बताया, एक्चुअली ये बाउंडेड तो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाउंडेड तो है बट नॉट क्लोज, तो क्लोज्ड होने की वजह से प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ एफ एक्स, यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन मैं ले लूँ एफ एक्स और एक्स को डिफाइन मैं कर दूँ कहाँ पर, रियल पर मैं डिफाइन कर दूँ, तो रियल क्या है, रियल को क्लोज्ड माना जाता है, पता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, रियल को क्लोज्ड माना जाता है, लेकिन ये बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड ना होने की वजह से कोई फंक्शन अगर रियल पर डिफाइन है तो उसका मैक्स भी एग्जिस्ट करना, मतलब मैक्स और मिन दोनों मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, थोड़ा सा एक क्लोज और बाउंडेड साथ में रहेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग टू रियल, तो इस सिचुएशन में चूँकि रियल तो बहुत बड़ा है, यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका ऐसे करके बनेगा ग्राफ, तो इसका मैक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो इसका मैक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्स एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा बताओ, क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट करेगा? डू नॉट एग्जिस्ट। चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स पूरे रियल पर है, तो मैक्सिमम इस फंक्शन का कहाँ देगा? आप 10,000 भर दोगे तो भी देगा, 1,00,000 भर दोगे तो भी देगा, तो मैक्स ही इतना बड़ा होगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका ए होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन कहीं भी डिफाइन हो, ठीक है, कहीं भी डिफाइन हो, बशर्ते कि उसका जो डोमेन है वो डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो, तब उस कंडीशन में उसका मैक्स और मीन दोनों एग्जिस्ट कर जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको बोल-जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और इसी का यूज पूरा किया जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, जब भी आप प्रॉब्लम डिजाइन करते हो, एक सेकेंड रुकिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर बताइए सर। ट्रेनिंग है? हाँ सर ट्रेनिंग है, हम टाइम से पहुंच जाएंगे 10:30 तक। 11 बजे पहुंचना, 10:30 बज गया। नहीं हम तो पहुंच जाएंगे 10:30 तक ही। जगह वगैरह नहीं मिलती, पीछे सुनाई नहीं देता है। अब टेस्ट नहीं होगा, परेशान ना होइए। अरे नहीं सर, उसको केयरफुली सुनना है। अरे यार हम भी चलेंगे। चलिए ठीक है सर, तो आपको लिया चलेंगे, बताइएगा। राहुल से भी चलेंगे। हाँ तो सब लोग मिल के ही चला जाएगा। परेशान होकर इतना मत जाइएगा। चलिए ठीक है, तो 10 बजे कॉलेज पहुँचते हैं, फिर वहाँ साइन वाइन करके तब फिर चला जाएगा। वहाँ से डिस्कस कीजिए। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। चलो एक्चुअली
काउंटिंग में ड्यूटी लगा दी है। उधर सब इलेक्शन में ड्यूटी लगाए थे, अब काउंटिंग में ड्यूटी लग गई है। तो अब देखिए, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम से कोई फंक्शन किसी पर डिफाइन हो और क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो तो ये मैक्स मीन एग्जिस्ट कर जाता है। अब देखो, जैसे कि जो हमारा प्रॉब्लम होता है मैक्स या मीन ही होता है, या मीन होता है जेड बराबर इस टाइप से लिखा जाता है, सी ट्रांसपोज एक्स टाइप से, और फिर सब्जेक्ट टू कंडीशन में ए एक्स लेस आर इक्वल टू बी टाइप से और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ऐसा ही कोई प्रॉब्लम बनता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में? क्यों? हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? ओके, तो इस सिचुएशन में अभी आप लोगों ने, जब हम छोटे के लिए बात कर रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम को डिजाइन करते हो तो ग्राफिकल मेथड में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ग्राफिकल मेथड में, कि जो हमारा फेजिबल रीजन बनता है, अगर मैं फेजिबल रीजन की बात करूं तो ऐसे एक्स एक्सिस बन जाता है, और सॉरी ऐसे ए वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ए यहाँ पर एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस। अब इसमें एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रा कर देते हैं कि ऐसे चला जाएगा, एक लाइन ऐसे चला जाएगा, और फिर उसके बाद में हम इस रीजन को कलर कर देते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को हम अगर कलर करेंगे तो यही सब पार्ट बनेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ये बन रहा है, तो देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट है 0 0। मान लो कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर सपोज करो 1 0 आ जाए, सपोज करिए यहाँ पर 0 2 आ जाए, तो और यहाँ पर मान लो कि कुछ भी आ जाए, मैं ऐसे मान ही रहा हूँ, कोई ऐसा नियम नहीं बता रहा हूँ कि प्रॉपरली नियम से आ रहा है। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है यही बेसिक फिजिबल बनाते हैं, और प्लस इस प्रकार का फिजिबल सेट आता है। तो आप ऐसे, जैसे जब भी आप पढ़े हो, अगर यक्स को ग्रेटर आर इक्वल टू 1 में कह दूं, यक्स को लेस आर इक्वल टू 2 में कह दूं, तो ये इम्प्लाई करता है कि यक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2। तो जहां लेस के साथ इक्वल हो, ग्रेटर के साथ इक्वल हो, तो वहां स्वाभाविक रूप से जो हमारा सेट होता है, जो सेट होगा, ए सेट या फिर ए सेट, दोनों सेट में क्लोज्ड एंड बाउंडेडनेस रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। ठीक है, तो खासकर मैक्स के प्रॉब्लम में, मीन में तो कभी कभी फिजिबल रीजन बहुत खतरनाक बन जाता है। खतरनाक बनने का मतलब है कि मीन के प्रॉब्लम में आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जो प्रॉब्लम है हमारा, वो इस प्रकार से बन जाती है। जैसे कि ये है, हम यहाँ पर फिजिबल रीजन की बात करेंगे। ठीक है, फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन मान लीजिए कि कभी एक ऐसे लाइन आएगी, एक लाइन ऐसे जाएगा, और जब आप इसका डोमेन, चूंकि जो मीन का प्रॉब्लम होता है ना, मीन के प्रॉब्लम में एक चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे कि मैक्स मीन एफ एक्स, या यहाँ पर जेड में कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, सी ट्रांसपोज एक्स, और सब्जेक्ट टू कंडीशन में ए एक्स क्या होता है, ग्रेटर की लेस मीन में, बताओ अच्छे से, थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ाई करिए। x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक ग्रेटर हो जाता है, तो ग्रेटर होने की वजह से यहाँ पर जो फिजिबल रीजन बनता है ना, वो ऊपर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिजिबल रीजन यहाँ पर भी बनेगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से फिजिबल रीजन बन जाता है। तो इसकी वजह से जो इसका फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड, अच्छा यहाँ पर भी संभव है, एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर भी संभव है। यहाँ पर इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम पूछा जाता है मीन में। ओके, यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो ये प्रॉब्लम पूछा जाता है मीन में, तो ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड जरूर है, लेकिन मिनिमम के केस में यही नीचे वाले बिंदु पर मिनिमम एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये दोनों के लिए सही है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम जब बनता है इसमें ऑप्टिमाइजेशन में या एलपीपी में, तो उसका फिजिबल रीजन खासकर मैक्स के केस में बाउंडेड होने की वजह से, बाउंडेड और क्लोज्ड होने की वजह से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। ओके, तो इसी को देखिए, यहाँ से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी है, इसे याद कर लेना, क्योंकि ये नहीं पूछेगा कि थ्योरम 4.3 बताओ, पूछेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा क्या है।
ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी जस्ट बताया वैसा भी आप बता सकते हो कि अगर जो फेजिबल सेट है, अगर किसी एलपीपी का एक सेकेंड, ठीक है, अगर किसी एलपीपी का फिजिबल सेट आपको बहुत कम से शब्द में बता रहा हूँ, फिर मैं किताब की भाषा में आ रहा हूँ। फिजिबल सेट अगर क्लोज्ड और बाउंडेड हो जाए, क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाए, तो उस मैक्स मतलब कि आप शुरू में ही बता दोगे कोई प्रॉब्लम है, मैक्स जेड इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स, सब्जेक्ट टू कंडीशन में है ए एक्स लेसर इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस स्थिति में अगर फिजिबल रीजन उसका बाउंडेड है, ठीक है, तो पक्का है कि उस प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसी को यहाँ पर दूसरे सिचुएशन बताते हैं। एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, दो चीज़ों का जिक्र है। एक है पॉलीहेड्रॉन, पॉलीगन। पॉलीगन आप लोग समझते होंगे, पॉलीगन क्या होता है? बहुभुज, ठीक है, बहुभुज को ही हम बोलते हैं पॉलीगन। तो बहुभुज कैसे बनता है? जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों तो वो मिल करके क्या बनाते हैं? पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन में भी बहुत सारी भुजाएं हैं, जैसे कि ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पर है, फिर ऐसे है। स्ट्रेट लाइन से जो बनता है उसे हम बहुभुज कहेंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन से बनने वाले फिगर, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनने वाले फिगर, इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, उसे बहुभुज बोलेंगे, उसे पॉलीगन बोलेंगे। तो पॉलीगन की दो संरचनाएं बनती हैं, एक नॉन कॉन्वेक्स और एक बनता है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक बनेगा यहाँ पर कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स सिचुएशन ऐसे होता है यहाँ पर कि इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कि हम किसी दो बिंदु को लेकर के अगर पॉइंट को जोड़ दें तो जो लाइन सेगमेंट है उसी के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार के फिगर को कॉन्वेक्स बोलते हैं। और थियोरेटिकली डेफिनेशन ये है कि अगर ये सेट एक्स कॉन्वेक्स होना चाहता है तो लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई बिलोंग करेगा यस में, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करे यस में, और लेमडा बिलोंग करे 0 to 1 के बीच में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कॉन्वेक्स हो जाता है। लेकिन पॉलीगन नॉन कॉन्वेक्स भी होता है, जैसे कि ये मैं बनाया हूँ, यहाँ पर दो बिंदु ले लिए, जोड़ दिए तो बाहर चला गया, ये पॉइंट बाहर चला गया, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो ये नॉन कॉन्वेक्स हो गया। तो पॉलीगन अगर फिजिबल रीजन कभी कभी नॉन कॉन्वेक्स भी बन सकती है, ठीक है। तो हमारा जितना भी स्टडी है वो सारे के सारे कॉन्वेक्स के रेस्पेक्ट में है। अगर फिजिबल कॉन्वेक्स है तब तो हमें थियरी और सॉल्व करने का तरीका प्रॉपरली थियोरेटिकल मिलेगा। नॉन कॉन्वेक्स के लिए फिर अलग अलग उसको ब्रांच में बनाते हैं। ब्रांच में बनाने का मतलब है कि उसका दूसरे टाइप से स्टडी होता है। मैं उसका जिक्र अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत है कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स पर ही मैं फोकस हूँ। दिया तो बहुभुज कॉन्वेक्स भी होता है, नॉन कॉन्वेक्स भी होता है। तो अगर किसी प्रॉब्लम में जो पॉलीगन है वो कॉन्वेक्स है तो वहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन यही पॉलीगन जब 3D में जाता है, ध्यान से सुनना, यही पॉलीगन जब 3D में जाता है, मतलब 3D का मतलब मोर देन 2D, तो उस कंडीशन में इसका हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो कि मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस, सॉरी वाई, यहाँ पर एक्स, और इधर मैं बना दिया जेड, ठीक है। ये है एक्स, ये है वाई और ऊपर है जेड, ओके, ऊपर है जेड। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर अगर मैं एक रीजन बनाऊँ, जैसे कि इस टाइप से मान लीजिए मेरा रीजन बन रहा है, इस प्रकार से ऐसे, और फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से फिर इसको हम ऐसे जोड़ दिए। तो ये जो शेप बन रहा है, ये शेप आपका 3D है। तो यहाँ जो बनेगा, जैसे देखिए ये क्लोज्ड फिगर है, जो उधर देखिए इस साइड में है XZ प्लेन, ये है XZ प्लेन, उस साइड में नीचे क्या है, बेस में क्या है, XY प्लेन, ठीक है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में YZ प्लेन है, ठीक। तो ये 3 प्लेनों से उधर से घिरा है और एक सामने से, अगर मैं इसको कहूँ ABC,
तो सामने ए बी सी प्लेन से घिर गया है। इस टाइप के शेप को हम लोग बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन। तो 3D में चूंकि जब तीन कह सकते हैं, जैसे कि मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं 3D की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3D में मैं एक फिगर बना रहा हूं, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या उसी के फॉर्म में मैं लिखता हूं, मान लो -x लेस आर इक्वल टू 0, -y लेस आर इक्वल टू 0, -z लेस आर इक्वल टू 0। अब मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई, ध्यान से सुनिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ए भी लेस आर इक्वल टू 1 में कर दिया। तो इनडायरेक्टली ये जो मैं लिखा हूं तीनों, इनका मतलब है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मतलब है y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मतलब है z ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और x y z लेस देन 1। तो ये जो शेप बनेगा, इस शेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही ऊपर वाला बनेगा, जो कि यहाँ पर मैं बनाया हूँ, यही ऊपर वाला, ये यहाँ पर ऊपर वाला शेप। तो इस टाइप के जो शेप बनते हैं इसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। मतलब कि 2D में अगर जैसे कि 2D में आपका जो फिगर बनता था इस प्रकार से बनता था, ऐसे ऐसे कर देते थे और फिर वहाँ दिखा देते थे कि ये जो फिजिबल रीजन है इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ 2 और 3 और फिर 4 ऐसे लाइनों से ये घिरा हुआ है। तो ये बनता था, क्या बनता था, पॉलीगन बन जाता था, फिजिबल रीजन, पॉलीगन। लेकिन यही जब 3D में जाएगा तो यही पॉलीहेड्रॉन बन जाएगा। तो पॉलीगन पॉलीहेड्रॉन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और प्लस इसकी कॉन्वेक्सिटी भी समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं थियरम को स्टेट करने की पोजीशन में हूं, ठीक है। अब देखिए थियरम में क्या स्टेटमेंट है। यहां पर कहा जा रहा है, देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, इन जनरल सोच रहा है, 3D में सोच रहा है, और 2D में पॉलीहेड्रॉन का पर्टिकुलर केस पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। यही जो पॉलीहेड्रॉन है, पॉलीहेड्रॉन 2D में पॉलीगन हो जाता है, पॉलीगन हो जाएगा, ओके। तो इतना चीजें आपका क्लियर है। अब देखो यहां से कि देन अगर फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द LPP, तब LPP का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। एंड एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मस्ट बी ऑप्टिमल, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस थ्योरम है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बना ले तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और कहाँ एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो मैं आपको फील करा सकता हूँ। क्यों फील करा सकता हूँ? क्योंकि आपने जब भी प्रॉब्लम पढ़ा है तो प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए होंगे तो पाए होंगे कि प्रॉब्लम का सलूशन बाउंड्री पर ही किसी बिंदु पर मिल जाता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर किसी फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP, किसी LPP का फिजिबल रीजन अगर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, ठीक है, यही 2D में पॉलीगन हो जाता है, तब देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द LPP, तब उस प्रॉब्लम का उस LPP का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो ऑप्टिमल भी होगा, और साथ में मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ये जो सबसे विशेष बात यहाँ पर बताई जा रही है, एंड एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मस्ट बी ऑप्टिमल, और कोई और ऑप्टिमल नहीं होगा, एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल होगा। तो अभी आपने जो मतलब कुछ आप एग्जाम्पल पीछे पढ़े हैं ग्राफिकल मेथड से, तो देखिए ग्राफिकल मेथड में जब भी आप प्रॉब्लम पढ़े हुए हैं तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। जो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ जो मैं वाइट में इनक्लोज कर रहा हूँ, गोला बना रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व किए हैं तो इसका सलूशन ये बाउंड्री पॉइंट पर मिलता है कि अंदर मिलता है, बताइए। कॉर्नर पर मिलता है बाउंड्री पॉइंट पर कि अंदर मिलता है?
बाउंड्री पॉइंट और खासकर कार्नर पर मिलता है। और मैंने बोला कि कार्नर को ही क्या बोलते हैं, इन्हीं सब कार्नरों को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, और इसी एक्सट्रीम पॉइंट को एक थियरम के माध्यम से पढ़े हैं कि उसी को बीएफएस बोलते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस। ठीक है, पिछला थियरम में बताया गया है कि कोई भी बीएफएस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्सट्रीम पॉइंट होता है, और कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, बीएफएस होता है। तो इस तरीके से यहाँ जो थियरम है वो क्लियर हो गई कि हमें जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। जो ये कह रहे हैं कि एटलिस्ट वन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बताया जा रहा है कि एटलिस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मस्ट बी ऑप्टिमल। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, जो थियरम है वो आप पहले से ही महसूस किए हुए हैं कि किसी एलपीपी का जब हम फिजिबल रीजन बनाते हैं इस प्रकार से, तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम पॉइंट पर ही हमें मैक्स मीन मिलता है। ठीक है, और एक्सट्रीम पॉइंट ही होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थियरम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। क्यों, अभी डाउट है इसमें कुछ? ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और ख़ास बात है जिसकी की ज़रूरत आगे मुझे पड़ेगी, तो उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे ये मैं क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिबल रीजन है। जैसे मैं यहाँ पर एक फिजिबल रीजन बना रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सपोज करिए कि ये 0 है और ये 1 है। तो 0 1 अगर एंड पॉइंट पता है, अच्छा, और ये मान लीजिए सेट कोई है इस प्रकार से 0 1, तो ये तो कॉन्वेक्स है कि नहीं है, बताइए। सेट ए कॉन्वेक्स है कि नहीं, बताइए। कॉन्वेक्स का मतलब हो, कॉन्वेक्स है, इसका मतलब दो बिंदु को हम मिला दें तो ज्वाइन करें तो इसी में रह जाएगा। ओके, तो ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स है तो किसी कॉन्वेक्स सेट का अगर एक्सट्रीम पॉइंट पता है, एक्सट्रीम पॉइंट पता है, तो आप बीच का कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो इस फार्मूले के हिसाब से। जैसे कि एक्सट्रीम पॉइंट है 0, तो मैं इसे लिखूंगा लेमडा इंटू 0 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट 1। अब इसमें आप सुटेबल लेमडा के साथ इसके अंदर का कोई भी बिंदु फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको पता करना है कि 0.7 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0.7 0.7, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि लेमडा का वैल्यू आप 0.3 पुट कर दीजिए, जो कि 0-1 के बीच में है, और उसी पर ये जो क्वांटिटी है ये आ जाएगी, आसानी से आ जाएगा। क्योंकि आप लेमडा का वैल्यू 0.3 पुट करोगे तो 0.3 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 0.3 करोगे और गुणे फिर 1 करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये 0.7 गुणे 1 प्लस ये 0 बराबर 0.7 आ जाएगा। कोई भी बिंदु आपको निकालना हो तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार से आगे मैं एक और आपको फिजिबल रीजन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि ये मैं जिक्र किया था लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है तो मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये हमारा फिजिबल रीजन है जिसमें कि यहाँ पर है 0 0, ओके, और यहाँ पर है 1 0, और फिर यहाँ पर है 0,1। ये फिजिबल रीजन ऐसे बन सकता है, ज़्यादा आपको मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से बन गया। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि मैक्स ले लेता हूँ z बराबर x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है उसमें लिख दिया x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 1, और बाकी जो दो कंडीशन है x 0 y भी 0 मतलब नॉन नेगेटिव, ये तीनों कंडीशन का यूज करके ये आप फिजिबल रीजन बना सकते हो। ठीक है, तो इस फिजिबल रीजन में मतलब अंदर का पार्ट है, आप इसे समझ जाइए कि ये अंदर का पार्ट है। अंदर आप चाहे मुझे जो भी बिंदु दोगे, हम यहाँ पर 3 पॉइंट यूज करेंगे, और वो 3 पॉइंट कौन कौन सा यूज करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पर इस तरीके से कि कोई भी पॉइंट आप मुझे अंदर का दे दोगे, मैं इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दूंगा। लेमडा 1 इंटू 0 0 प्लस लेमडा 2 इंटू 1,0 प्लस लेमडा 3 इंटू 0,1
और लेमडा बिलोंग करेगा 0 1 के बीच में। आप इसके अंदर कोई भी बिंदु दे दोगे, हम इस फार्मूले पर सेट करके निकाल देंगे। उदाहरण के रूप में आप अगर कहोगे कि मुझे 1/2 1/4 दीजिए, तो मैं इसे आसानी से बना सकता हूँ। चूँकि 1/2 1/4 अंदर है, तो इन तीनों एक्सट्रीम पॉइंटों की हेल्प से और लेमडा की हेल्प से, और लेमडा का सम 1 होगा। सॉरी, हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना मैं भूल गया कि समेशन लेमडा आई का वैल्यू 1 भी होता है, क्योंकि जाने अनजाने जो आप लेमडा एक्स लिखते हो 1 माइनस लेमडा वाई लिखते हो, इसमें अगर इसको मैं लेमडा 1 कह दूं और दूसरे वाले को मैं लेमडा 2 कह दूं, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 को जब आप जोड़ोगे ना, तो लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा एक कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दिया है। अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखा दूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये सही है, गड़बड़ नहीं है, बस आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 1/2 1/4 इसको आपको लिखना है। तो देखो मैं लेमडा सेट कर रहा हूँ, लेमडा 1 का वैल्यू और लेमडा 2 का वैल्यू और फिर लेमडा 3 का वैल्यू, तीनों का योग 1 होगा। और मुझे 1/4 भी लाना है, तो मैं इसको 1/4 कर दूं, लेमडा 2 को 1/2 कर दूं। अब जब जुड़ेगा तो इसको 1/4 कर दूंगा। अब इन तीनों को जोड़ दोगे आप ना, तो 1 हो जाएगा। और इसमें भर के देख लो, 1/4 0 0 प्लस 1/2 1, 0 प्लस 1/4 0, 1, इसको आप जोड़ दोगे तो 1/2 1/4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक्सट्रीम पॉइंट अगर दिए गए हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट के अंदर किसी भी बिंदु का, अंदर का मतलब बाउंड्री पर भी, बाउंड्री पर या तो यहाँ किसी भी बिंदु को इन तीनों एक्सट्रीम पॉइंट या 4 या 10 चाहे जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट हों, सबकी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से उसके अंदर बाउंड्री के हर बिंदु को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ओके। तो अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट पर, अब मुझे यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? मुझे ये सिद्ध करना है कि प्रॉब्लम का सलूशन एग्जिस्ट करता है। तो तो बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे नहीं यूज किया जाएगा, बहुत ही छोटे से ही प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको बारी बारी से आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेट द LPP टू बी डिटरमाइन एक्स सो एज, इस प्रकार। ये तो प्रॉब्लम ही है। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है AX लेस आर इक्वल टू B, लेकिन आप लोग एक और नाम सुने होंगे स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, ये मैं क्लास में बताया था, ऑनलाइन में ही पहली बार बताया था, फिर बाद में ऐसे भी बताया होगा। नहीं बताया है या आपको नहीं समझ में आया है तो आप बुक को पढ़ लीजिए, बस स्लैक सरप्लस है, समझ में आ जाएगा। स्लैक वेरिएबल तब यूज किया जाता है जब प्रॉब्लम लेस आर इक्वल टू हो। जैसे कि कह दिया x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 5, तो इसमें x प्लस वाई यहाँ हम एक स्लैक वेरिएबल s ऐड कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा 5 के। तो ये नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल नॉन नेगेटिव वेरिएबल होते हैं जो लेस देन में जोड़ करके उसको बराबर कर देते हैं। इसी प्रकार जो सरप्लस वेरिएबल होते हैं, अगर x प्लस वाई दिया है कि ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशन में हम सरप्लस वेरिएबल s एक ऐसा खोजेंगे कि इसमें x प्लस वाई के साथ माइनस s करके इक्वल टू 1 कर देगा। बड़ा को घटा के 1 करता है और छोटा को बढ़ा करके उसके बराबर करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तब उस केस में जो हमारा AX लेसर इक्वल टू B है, इसमें स्लैक सरप्लस वेरिएबल जोड़ करके एक अंतिम स्टेट बनता है जिसे हम कह सकते हैं A'(x इक्वल टू B टाइप का, क्योंकि मैट्रिक्स बदल जाएगा। तो इन जनरल आप यही सोचिए कि AX इक्वल टू B। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि मेन प्रॉब्लम AX लेसर इक्वल टू B होता है, लेकिन जब हम स्लैक सरप्लस यूज करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो AX इक्वल टू B हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम तो लेस होता है लेकिन यहाँ बराबर लिखा है। बात समझ में आई?
हेलो, ओके। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या है कि देन द फिजिबल रीजन यस, यस फिजिबल रीजन कैसे बनता है, इसी से बनता है, क्योंकि जो है कांस्टेंट होते हैं इन्हीं का यूज करके हम फिजिबल रीजन बनाते हैं, और ये फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बन जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन स्वतः बन जाता है। या तो आप यहाँ से सोच लीजिए, नहीं तो यहाँ से सोच लीजिए, यहाँ से ऐसे, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। इससे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बनेगा ही, और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये नॉन एम्प्टी होगा और क्लोज्ड एंड बाउंडेड भी होगा। क्लोज एंड बाउंडेड क्यों होगा, क्योंकि लेस आर इक्वल टू लगा है इधर से, प्लस यक्स को बोलता है कि पॉजिटिव है, वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो चारों ओर से जब बंद कर देगा तो बाउंडेड हो जाएगा, क्लोज इसलिए कि लेस आर इक्वल टू लगा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि पॉलीहेड्रॉन नॉन एम्प्टी है, कॉन्वेक्स क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है। देखिए नॉन एम्प्टी होने के पीछे कारण क्या है कि इसमें 0 0 संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसको भी 0 0 0 संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कम से कम एक बिंदु 0 0 0 तो होगा ही ना। अगर किसी सेट में एक बिंदु 0 0 है तो वो सेट क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z बराबर c ट्रांसपोज x जो दिख रहा है, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन s पर। देखो लीनियर फंक्शन है ना, जब भी कोई फंक्शन बनता है तो आपका जो z होता है वो z इस प्रकार से बनता है, z बराबर c1x1 प्लस c2x2 ऐसे करके प्लस cnxn। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा मतलब ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है कि ये जो लीनियर फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? गर्ल्स लोग समझ में आ रहा है, कोई लीनियर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो कॉन्टिन्यूटी को अगर आपको दिखाना है कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स जेड इक्वल टू, मैं यहाँ पर कहता हूँ जेड इक्वल टू, मान लो जेड एक्स कामा वाई इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स प्लस वाई, ए किसी बिंदु मान लो ए बी पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहता है, तो आप फिजिबल रीजन क्या चूज करोगे, एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा। एक आप थियरम जानते हो कि अगर जेड एक्स वाई बिंदु ए बी पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहता है तो उस कंडीशन में जेड एक्स वाई माइनस जेड ए बी लेस देन, कहते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। ठीक है, डेल्टा मान लो इस प्रकार का डेल्टा होगा कि लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। समझे? तो ए थ्योरम प्रूव करना होता है कंटिन्यूटी के लिए, तो बहुत ही आसान है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। देखो कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि जेड जो एक्स वाई है और माइनस जेड ए बी को मैं ले करके इस पर मॉडुलस लगा दूंगा, और आगे मैं कह दूंगा कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, और माइनस ए माइनस बी। अब मैं इसको दो भाग में तोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक्स माइनस ए का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस वाई माइनस बी का मॉडुलस, वाई माइनस बी का मॉडुलस, और ये लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हो कि x प्लस वाई जब मॉडुलस में खुलता है तो x अलग से और y अलग से, इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है आगे। अभी एक चीज़ मैं छोड़ा हूँ जो बता दिया और कोई टोका भी नहीं, तो सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में नहीं चलती हैं, इसलिए कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उसे मैं अभी रिवाइज कर दूंगा। देखना कि x प्लस वाई ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर आपका एक क्लियर होगा कि ये ऐसा सही जा रहा है। अब मैं कह दूँ कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा इसे मुझे थोड़ा सा पीछे से लिखना चाहिए था, x प्लस वाई माइनस ए माइनस बी, ये होगा लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस ए और प्लस वाई माइनस बी। अब ए होगा लेस, अगर मैं कह दूं व्हेन एवर
कैसे लिखेंगे, व्हेन एवर, ई भी ई आर, ठीक है, x माइनस ए लेस देन एप्साइलन बाई 2 और y माइनस बी को भी मैं लेस कर दूं एप्साइलन बाई 2, तो इस कंडीशन में इसके जगह पे मैं एप्साइलन बाई 2 भर दूंगा, यहाँ पर फिर से एप्साइलन बाई 2 इक्वल टू एप्साइलन। तो ये जो पूरा का पूरा इतना है, ये पूरा का पूरा एप्साइलन से कम आ गया और x माइनस से एप्साइलन बाई 2 एप्साइलन बाई 2 से छोटा है। तो इसी में एप्साइलन बाई 2 को अगर लेट कर लूँ, एप्साइलन बाई 2 को डेल्टा, तो हमारा दूसरा भी कंडीशन संतुष्ट हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि z बराबर एक्स प्लस वाई, ये जो मैं फंक्शन लिखा हूँ लीनियर फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो ये तो जनरल है, अगर यहाँ मैं कोई मल्टीप्लायर यूज कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ a यूज कर दूं और मैं यहाँ b यूज कर दूं, या मैं यहाँ पर a भी तो लिया ही हूँ, अगर मैं यहाँ पर p यूज कर दूं और दूसरे जगह पर q यूज कर दूं, कहने का सेंस है कि इस तरीके से सोचो कि मैं यहाँ पर लिख दूं px प्लस qy, ठीक है। तो इस शर्त के हिसाब से तब तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अब देखो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं p लिख दूंगा और यहाँ y के साथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा q, और जब z a b आप भरोगे तो यहाँ भी p हो जाएगा और यहाँ भी b के पास भी q हो जाएगा। जब आप कॉमन लोगे ना तो बाहर यहाँ p निकल जाएगा, यहाँ बाहर q निकल जाएगा। तो इस स्थिति में जब यहाँ p और यहाँ पर q निकल चुका है और यहाँ p साथ में y के साथ q, a के साथ p और b के साथ यहाँ मैं q यूज कर रहा हूँ, तो p बाहर हो गया q। तब जो एप्साइलन आप चूज करोगे ना, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दोगे। वो दिमाग क्या होगा कि मैं यहाँ पर जज कर लूँगा इसको ऐसे, एप्साइलन बाई चूँकि मुझे p बनाना है ना, तो यहाँ पर एप्साइलन बाई 2 ही रहेगा, एप्साइलन बाई 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो दिया है नीचे x माइनस ए, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ से, एक सेकेंड, एप्साइलन बाई 2 बराबर एप्साइलन हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा कर सेट कर लूँगा, वो दिमाग आप भी लगा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। जो इस प्रकार बनेगा, इसको मैं लिख दूंगा 2p, इसको मैं लिख दूंगा 2q, और मैं इसको कहूँगा डेल्टा 1, इसको मैं कहूँगा डेल्टा 2, क्योंकि पी क्यू अलग अलग है। तो ऊपर का तो मेरा सेट हो गया, अभी नीचे का सेट नहीं हुआ है, तो मैं अब उसको फिर से सेट करूंगा। और फिर से सेट करने के लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अब आप जो डेल्टा यूज करोगे ना, डेल्टा को इस प्रकार से यूज करना कि लिखना कि जो हमारा डेल्टा आएगा वो होगा मिनिमम ऑफ एप्साइलन, हाँ, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2, इन दोनों का मिनिमम होगा। तो चूंकि ये डेल्टा 1 से लेस के लिए होल्ड है, डेल्टा 2 से लेस देन के लिए होल्ड है, और दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके लिए भी होल्ड करेगा। तो इसलिए लास्ट में मैं फिर लिख दूंगा x माइनस ए लेस देन, यही डेल्टा आ गया, y माइनस बी लेस देन, फिर से डेल्टा आ गया। तो कहने का मीनिंग है कि चाहे जैसे लिखा हो, ये जो लीनियर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। एक क्लियर है? ओके। अब देखो एक चीज़ मैं पीछे जाके बताता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ा हूँ। बोलजानो वेरस्ट्रास के स्टेटमेंट में एक चीज़ और था कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन खासकर कॉन्टिन्यूअस रहे तब, ऐसे ही नहीं कि कोई भी फंक्शन ले लो तो उस पर मैक्स मिन एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहीं पर मैं ले लेता हूँ। मान लो कोई मैं फंक्शन ले रहा हूँ f(x) बराबर tan x की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और tan x का ग्राफ आप देखते हो कि 0 पर 0 होता है और ये जा करके इधर पाई बाई 2 पर अनंत की ओर जाता है, इधर जो माइनस पाई बाई 2 होता है उस पर माइनस अनंत की ओर जाता है। तो मैं कह दूँ कि ये फंक्शन है और tan x है और x को बिलोंग करा दो माइनस पाई से पाई के बीच में, तो आप बताओ कि ये जो इसका रीजन है क्लोज्ड एंड बाउंडेड है कि नहीं? बताओ, इसका जो क्षेत्र है इस फंक्शन का क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, क्योंकि जो मैं ले रहा हूं माइनस पाई से पाई के बीच में, स्पष्ट है? सब गायब हो गए, ठीक है। तो क्लोज एंड बाउंडेड जब क्लियर है तो क्या इस फंक्शन का मैक्स मिन एग्जिस्ट करेगा? बताओ, इस डोमेन में
नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी जो पाई है वो तो इधर आएगा, माइनस पाई, पाई आगे आएगा, लेकिन उसके बीच में जो फंक्शन है, फंक्शन अनबाउंडेड होने की वजह से इतना ज़्यादा हो जा रहा है, इतना कम हो जा रहा है कि ना इधर मैक्स एग्जिस्ट करेगा, ना इधर मैक्स और नार मीन, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शन का भी कंटिन्यूअस होना जरूरी है इस क्लोज्ड इंटरवल पर। तो इसलिए ये जो प्रीवियस में जो ये बोल्जानो-वेरस्ट्रास का रिजल्ट है, इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर लेना कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर डिफाइन है या सेट पर डिफाइन है, तभी जा करके उसका मैक्स और मीन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसी थियरम को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। देखो अब ये जो बात किया जा रहा है यहाँ से, तो किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस, और जो फिजिबल सेट है, फिजिबल सेट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, नॉन एम्प्टी है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, बस वही लगा दो वेरस्ट्रास थ्योरम, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम। तो उस थ्योरम के हिसाब से पक्का है कि ये जो z है, z के पास मैक्स या मीन दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो वही आगे बताया जा रहा है, विच इज नॉन एम्प्टी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, therefore z attains its maximum on S. This proves the existence of optimal solution. ये बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा है, आप कभी फ्यूचर में पढ़ना तो बोल्जानो-वेरस्ट्रास को खोज करके अच्छे से स्टेटमेंट लिख लेना और यहाँ पर इंक्लूड कर देना कि therefore from बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम z attains its maximum। समझ में आया? या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम ए फेमस रिजल्ट ऑन रियल एनालिसिस वी कैन से दैट जेड अटेन इट्स मिनिमम या मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आधा थियरम तो प्रूव हो गया जो एग्जिस्टेंस वाला था। अब थियरम का दूसरा हिस्सा बचता है जो इस प्रकार से बताया गया है। दूसरा हिस्सा क्या है कि एल पी पी एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मस्ट बी ऑप्टिमल। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे, इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। तो जैसे एक चीज़ बताओ आप कि जब भी फिजिबल रीजन बनता है इस प्रकार से, तो फिजिबल रीजन में कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि जहाँ पर ओरिजिन हो जाता है, फिर यहाँ पर मान लो कि एक 1 1 है, ठीक है, 1 0 है, यहाँ पर सपोज करो 0 1 है, और इसी के बीच का फिजिबल रीजन होता है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट मान लो 3 4 आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम बनता है। तो जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, मैं बताया हूँ कि एक्सट्रीम पॉइंट अगर मेरे पास रहे तो उनकी हेल्प से मैं अंदर के पूरे पॉइंट को जनरेट कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? यस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल वो भी समझ लीजिए। अब कहेंगे एक थ्योरम को बताने के लिए 50 चीज़ बता रहे हैं, तो नहीं बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ना। तो देखिए, जो कॉन्वेक्स हल होता है, कॉन्वेक्स हल ऑफ सेट, एक सेट का होता है, यस, बराबर मान लीजिए 0 0 लिखा है और फिर 1 0 लिखा है और फिर 0 1 लिखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका ये फिजिबल रीजन जो मैं बना रहा हूँ, छोटा सा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखो 0 0 और यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 0 1। तो इसका जो फिजिबल रीजन ये जो पूरा बन रहा है इतना ना, ये पूरा हो जाएगा कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल ऑफ ए सेट यस का मतलब होता है इसको COV, कॉन्वेक्स हल COV से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, किसी और नोटेशन से भी डिनोट करते होंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। लिख लेना कि कॉन्वेक्स हल को शॉर्टकट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो COVS को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है लेमडा 1। जैसे कि मान लो इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, तो इसको लिखेंगे लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 प्लस लेमडा 3 x3, और आगे लगाएंगे कि लेमडा, कोई भी लेमडा आई 0 और 1 के बीच में रहेगा, पहला शर्त। दूसरा, सभी लेमडा आई का जो सम है i बराबर 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पर n तक 1 होगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्वेक्स हल। तो एक्चुअली जब आप इस यस का, जिसमें 3 बिंदु है, इसका कॉन्वेक्स हल निकालोगे ना, तो यहाँ से क्लियरली क्या बनेगा, यही ट्रायंगल बनेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से अब करेंगे क्या हम
कि अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पर देखो सिंस जो इम्पोर्टेंट थियरम है, फंडामेंटल थियरम है, मतलब बहुत बेसिक थियरम है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ रहती ही हैं। भले ये 4 लाइन में प्रूफ कर दिया है छोटा सा, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी भी जानना जरूरी है। अब देखो यहाँ से करें, नाउ सिंस यस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, यक्स अगर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये चीज़ क्लियर है कि अगर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होगा तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट होगा। क्लियर ना हो तो बताओ, बताते हैं, और क्लियर हो तो बताओ भी, बताते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो देखो, जैसे कि आप जो कॉन्वेक्स हल बनाते हो ना, तो ऐसे कर दिए तो इसमें कितने एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहे हैं? 3 ही दिख रहे हैं ना। अगर कभी कोई प्रॉब्लम इस प्रकार से बनता है यहाँ पर कि ऐसे एक बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है, इसी के बीच में से फिजिबल रीजन होता है, तो उसमें एक्सट्रीम पॉइंट कितने हैं? 4 एक्सट्रीम पॉइंट हैं। तो ऐसे ही जितने भी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे, लेट देयर बी x1, वो एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं? एक x1 है। इसे x1 को ऐसा मत समझना कि ये जो x1 कह रहे हैं वो सिर्फ x1 है। ये x1 के अंदर x1 एक बिंदु है, मतलब एक पॉइंट है। ये x1 आर्यन में होगा, या यूं कहे जिस डायमेंशन में कहेगा उस डायमेंशन में होगा। तो ये पर्टिकुलर इसके अंदर y1 y2 से लेके yn तक होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ x1 है तो हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इसे इस तरीके से आप समझना। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही है। तो चूंकि फाइनाइट एक्सट्रीम पॉइंट है तो एक x1 होगा, ऐसे ही x2 होगा, और फिर xk होगा, सब यस में होंगे। क्लियरली जो यस होगा वो x1 x2 xk से जनरेट हो जाएगा, जो लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, या जो मैं कॉन्वेक्स हल बताया उसकी हेल्प से। देयरफॉर यस के अंदर का कोई भी एक यस लेंगे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। मतलब जो यक्स है वो इन सब एक्सट्रीम पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। मतलब यक्स बराबर ऐसे होगा, अल्फा वन x1 प्लस अल्फा 2 x2 और डॉट 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 सम कर दो अल्फा n xn। साथ में ध्यान देना है कि प्रत्येक अल्फा i 0 से 1 के बीच में है, और सभी अल्फा i का सम i बराबर 1 से लेके n तक 1 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें सिर्फ ग्रेटर दैन 0 कर दिया है, तो ग्रेटर दैन 0 होगा तो एक ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा ले लोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ से हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। कि डाउट है अभी? बोलिए। ओके, तो अब देखो, अब मैं मान रहा हूं कि जो जेड नाट है ना, जेड नाट एक मैक्स होगा। किसका मैक्स होगा? देखो इन सब का मैक्स होगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आप कर चुके हो, कहाँ किए हो? देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इस प्रकार से कोई मान लो प्रॉब्लम है जहाँ पर कि ये जिक्र करता है मीन का, मैक्स का। मैक्स जेड लिख दिया 2x प्लस 3y, और सब्जेक्ट टू कंडीशन में लिखा कि x प्लस वाई लेस देन 1 है, और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तब आप एक टेबल बनाते हो। वो टेबल इस प्रकार से बनाते हो कि इसमें लिखते हो पॉइंट और इसमें लिखते हो मैक्स जेड, जो मैक्स आएगा। तो पॉइंट जब भरते हो तो आप 0 0 भरोगे तो उस पर वैल्यू 0 आएगा। जब आप 1 0 भरोगे तो उस पर वैल्यू इसके हिसाब से जो मैं लिखा हूँ 2x प्लस 3y, इसके हिसाब से 2 होगा। जब आप 0 1 लिखोगे तो इसके हिसाब से 3 होगा। तो मैक्स कहाँ मिला? ये जो मैक्स 3 पर मिल रहा है, जो 3 मिल रहा है वो इसी x3 पर मिल रहा है ना। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ओ x3 किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर है, तो कहने का सेंस है कि किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर है तो उसी एक्सट्रीम पर ही मैक्स मिलता है। तो इसीलिए इन सभी में कोई एक एक्सट्रीम होगा जहां मैक्स मिलेगा, और उन्हीं किसी एक को हम पकड़ लेंगे। तो एक यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं जेड नाट। वो जेड नाट क्या है? जितने भी मैक्स हैं, देखो ये जो मैं लिखा हूँ ध्यान से सुनना, पिछले में मैं लिखा हूँ जेड बराबर मैक्स, जेड बराबर मैं लिखा हूँ 2x प्लस 3y। इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, इसको लिख सकते हो 2 3 ऐसे
मैट्रिक्स है, और ऐसे करके x और y आप गुणा करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। ये जो है ये C ट्रांसपोज है और इधर वाला x है, और C का वैल्यू मैं कह देता हूँ कि हाँ 2 3 है, और जो x का वैल्यू है उसे मैं कह दूँ कि एक्स वाई है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो मैक्स जेड होता है वो C ट्रांसपोज x लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं इसी जेड में ही तो पुट करते हैं, तो जेड में पुट करने का मतलब C ट्रांसपोज x में ही पुट करते हैं। तो जो ये मैक्स दिख रहा है ये C ट्रांसपोज x यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ही मैक्स निकालते हैं। तो और जे आई बराबर 1 से लेके के, जे बराबर 1 से लेके के तक वेरी करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई? जी सर। ओके, अब देखो तो एक चीज़ का ध्यान देना कि इन सब में जो सबसे बड़ा है वही एक मैक्स होगा, ठीक ना। तो अब मैं इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से आपको समझा के डायरेक्ट थियरी को इम्प्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सेट यस है, इसमें 3 बिंदु हैं x1, x2, x3 और x4, मान लो 4 बिंदु हैं। और जो हमारा जो z होता है मैक्स जेड C ट्रांसपोज x और सब्जेक्ट टू में ax लेस आर इक्वल टू b और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इस टाइप से जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि z नॉट हमारा मैक्स है, कौन सा मैक्स है? मैक्स होगा कि C ट्रांसपोज x आई। एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर मैं x जो लिया हूँ ना, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा ही सोचना कि x1 भरोगे तो यहाँ से मिलेगा क्या? देखो C ट्रांसपोज x1 होगा, फिर C ट्रांसपोज x2 होगा, फिर या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा आपको समझने के लिए। मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, y, z, t इतने। तो C ट्रांसपोज x, C ट्रांसपोज y, C ट्रांसपोज z और C ट्रांसपोज t, इतने में से मुझे मैक्स छांटना है। आप किसी एक को मैक्स ले लो, मान लो कि मैं मैक्स इसी z को ले रहा हूँ, ये कि यही है मैक्स। तो जो z नॉट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो C ट्रांसपोज z आएगा, ठीक है। तो जब बाद में हम इन चीज़ों को यूज करेंगे, जैसे कि फिर आपने क्या किया है, फिर आपने यहाँ पर एक टर्म लिया है x लिया हुआ है समेसन अल्फा आई अल्फा जे, समेसन अल्फा जे एक्स जे बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है। तो अब मैं इस पर निकाल रहा हूँ कौन सा? मैं इस पर निकाल रहा हूँ इसका वैल्यू, z का वैल्यू। तो C ट्रांसपोज x हो जाएगा। अब देखो C ट्रांसपोज x हो जाएगा तो C तो है ही C ट्रांसपोज, लेकिन इस x का वैल्यू क्या दिया है? समेसन अल्फा जे और एक्स जे और जे बराबर 1 से लेके n तक ऐसे दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं खोल दूंगा। तो जब आप खोलोगे ना तो इसे ऐसे खोल सकते हो, देखना इसमें ट्रिक काम कर रहा है, जो कि वहाँ जल्दी से लिख दिया है और इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बार बार बोलने से ना मेरा प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए C ट्रांसपोज को मैं खोल रहा हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ समेसन अल्फा जे बराबर 1 से लेके n तक C ट्रांसपोज एक्स जे, ठीक है। तो यहाँ के सेंस में x में कौन कौन एलिमेंट हैं? x y z t है ना। तो मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ ये मैं थोड़ा सा उल्टा लिखा हूँ, मैं यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्चुअली x ही है यहाँ पर, इसको मैं दूसरा बना देता हूँ ना, r बना देता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर मैं r बना देता हूँ, समझो r बना देता हूँ। तो r बनाऊंगा तो इसके हिसाब से यहाँ पर फिर क्या बनेगा? यहाँ पर r बनेगा, यहाँ पर मान लो r बन गया। तो जो x मैं लूँगा, x मैं अगर कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ पूरे फिजिबल सेट से, तो वो समेसन होगा किसके? समेसन होगा C ट्रांसपोज r प्लस C ट्रांसपोज y प्लस C ट्रांसपोज z प्लस C ट्रांसपोज, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? बैटरी कम हो गई क्या? अरे यार एक सेकेंड रुकिए।
देखिए, जब यक्स मैं कोई भी लूंगा, जैसे कि यक्स किसी फिजिबल सेट से लूंगा, तो यस के एक्सट्रीम पॉइंट का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अल्फा 1 आर प्लस अल्फा 2 जेड, अल्फा 2 वाई, अल्फा 2 के साथ वाई प्लस अल्फा 3 के साथ जेड प्लस अल्फा 4 के साथ टी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो जब मैं यहाँ पर जेड निकालूंगा सी ट्रांसपोज एक्स, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। यहाँ पर इस प्रकार से टर्म आ जाएंगे, मैं इसको थोड़ा कोरिलेट करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं इसको लिख रहा हूँ कि इसके अंदर जो टर्म आएंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि सी ट्रांसपोज तो है ही, एक्स का वैल्यू क्या है, अल्फा 1 आर प्लस अल्फा 2 वाई प्लस अल्फा 3 जेड प्लस अल्फा 4 टी है, इस प्रकार से है। लेकिन जब आप इस सी को अंदर करोगे ना, तो पता चलेगा कि अल्फा 1 सी ट्रांसपोज आर है, फिर अल्फा 2 सी ट्रांसपोज वाई है, फिर अल्फा 3 सी ट्रांसपोज जेड है, फिर अल्फा 4 सी ट्रांसपोज टी है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और क्लियर करना कि इन सब में से जो सबसे मैक्स है, सबसे बड़ा है, वो है सी ट्रांसपोज जेड। तो मैं सबके जगह पे सी ट्रांसपोज जेड भर रहा हूँ, अल्फा 1 और इसके जगह पर भी मैं सी ट्रांसपोज में जेड भर रहा हूँ। दूसरे में अल्फा 2, इसमें भी मैं सी ट्रांसपोज जेड भर रहा हूँ। तीसरे में अल्फा 3, इसमें भी सी ट्रांसपोज जेड, और चौथे में अल्फा 4, इसमें भी सी ट्रांसपोज जेड। चूंकि इन सब में सबसे बड़ा है सी ट्रांसपोज जेड, तो मैं सबकी जगह भर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है। अब यहां से सी ट्रांसपोज जेड कॉमन है, सी ट्रांसपोज जेड कॉमन है, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। लेकिन मैंने आपको बताया है कि सभी के सभी जो अल्फा आई का सम है, अल्फा आई 0 1 के बीच में होगा और समेसन अल्फा आई का वैल्यू 1 होगा। इसका मैं यूज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज जेड, और इसी सी ट्रांसपोज को बोलते हैं जेड नाट, जेड नाट। अब आप जेड और जेड नाट में रिलेशन पता करो तो ये सबसे बड़ा है जेड नाट। ये बात समझ में आ रही है? और जेड नाट मिला कहाँ है, किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट, ये जेड जो एक्सट्रीम पॉइंट का सेट है, ये जो यस है ये है एक्सट्रीम पॉइंट का सेट, एक्सट्रीम, ठीक है, पॉइंट सेट, एक्सट्रीम पॉइंट सेट है ए जेड एस। तो एक्सट्रीम पॉइंट के सेट में किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जेड नट मिल रहा है जो सबसे बड़ा है, और वही जो है जितने भी, चूंकि मैं आर्बिट्रेरी कोई एक्स लिया था, ए एक्स में आर्बिट्रेरी कहाँ से लिया हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं कहूंगा कि ये मैं एक्स लिया हूं कॉन्व, मतलब कॉन्वेक्स हल ऑफ यस, जो कि पूरा यही होता है फेजिबल सेट, यही होता है फेजिबल सेट। फेजिबल सेट का आर्बिट्रेरी में बिंदु लिया और वो इन सब के एक्सट्रीम पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बराबर हो गया। और मैं मान रहा हूं कि किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वो भी मैंने निकाल दिया। अब जो मैं आर्बिट्रेरी एक्स लिया हूं, इस पर मैं जेड निकाल रहा हूं। जेड का मतलब क्या, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यही मैं निकाल रहा हूं, रैंडम निकाल रहा हूं। तो जब मैं इसे निकाला तो ऑब्जर्व किया कि किसी भी जेड के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में निकल रहा है और जेड नॉट में तुलना करेंगे तो इस प्रकार से एडजस्ट हो रहा है कि जेड नॉट बड़ा है और जेड छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्स है वो कहाँ मिलेगा, मैक्स अटेन करेगा कहाँ पर, अटेन एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पॉइंट। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हेलो, ठीक है, एक एक्सट्रीम पॉइंट पर मिल जा रहा है, और एक्सट्रीम पॉइंट ही क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ही होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि मैक्स कहाँ मिला, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर मिला। तो इसी को यहाँ से अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, अब आपको ये चीज समझ में आएगा।
बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जेड नॉट मैक्स होगा इन्हीं सब में से किसी पर। फिर आप जो एक्स लिए हो, रैंडम कोई भी एक्स लिए हो, एनी एक्स बिलोंग टू फिजिबल रीजन, वो सबके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो अब हम उस पर जेड निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो सी ट्रांसपोज एक्स हो जाएगा। सी ट्रांसपोज एक्स का वैल्यू ऊपर से यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दो यहाँ पर। तो चूंकि समेसन यहाँ पर जेड पर है, तो समेसन ये अल्फा लेके बाहर हो जाएगा और सी ट्रांसपोज अंदर चला जाएगा। और यही सी ट्रांसपोज एक्स जे यहाँ लिखा है कि इनमें से किसी एक एक्स जे पर ये सबसे बड़ा जेड होगा। तो सबसे बड़ा जेड होगा, तो जब मैं यहाँ पर जेड नॉट भरूंगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब ग्रेटर हो जाएगा, सबके जगह पर भर जाएगा। मतलब अल्फा जे का भी मल्टीप्लायर, अल्फा 1 का मल्टीप्लायर, अल्फा 2 का मल्टीप्लायर, सबका मल्टीप्लायर इस तरीके से हो जाएगा। और ये जेड नॉट फिर बाहर आ जाएगा और समेसन अल्फा का वैल्यू क्या है 1 है, तो जेड नॉट। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि बीच में एक देखिए इस जेड और जेड नॉट के बीच में एक लेसर इक्वल टू का अंतर है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जेड लेसर इक्वल टू जेड नॉट है फॉर एनी एक्स, इसलिए कंफर्म हो गया। 10 The maximum value of z is attained only at one of extreme point of s. That is, at least one extreme point of s yields an optimal solution. मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट पर, एटलीस्ट वन एक्सट्रीम पॉइंट पर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि सिंस ईच एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ s corresponds to a basic feasible solution, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट पिछले थियरम के हिसाब से बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है एलपीपी का, इसलिए देयरफॉर एट लीस्ट वन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। दिस कंप्लीट द प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया समझ में?